नमस्कार। जय हिंद। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में। मैं अजय आपको पढ़ा रहा था भूगोल, और भूगोल की आज क्लास नंबर 12 है। क्या सर ये क्लास आज रिकॉर्डेड मिली है? बिल्कुल रिकॉर्डेड मिली है। आपको पता होगा 6 बजे लाइव लगाई थी हमने, लेकिन नेटवर्क इशू आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अपना ये जो एक एक दिन है बहुत कीमती है, परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो क्लास मिस ना की जाए, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड फॉर्म में ये क्लास आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हम आज जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? तटीय प्रदेश की। और क्लास नंबर अपनी भूगोल की 21 नंबर आज। ठीक है, और कल से लाइव हो जाएगी, बस ये आज आज की समस्या है। चलिए आज हम बात करेंगे किसकी मेरे भाई? तटीय प्रदेश की जो है बात करेंगे। लास्ट क्लास में अपनों ने प्रायद्वीप भारत की बात की थी, प्रायद्वीप के पठार की जो बात है वो की थी। ये बात आपको याद रख लेनी है। तटीय प्रदेश की बात करें, तटीय प्रदेश वह भाग होता है जिसकी सीमा जल से लगी होती है। जैसे मान के चलो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर आपको जल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जल। ये पूरा भाग जो है यहां पर क्या भरा हुआ है? यहां पानी 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 भरा हुआ है। अच्छा, एक प्रिय विद्यार्थी ने मैसेज करके पूछा था, सर आपने प्रायद्वीप की परिभाषा बताई थी जिसके 3 और जल हो। सर 2 और जल तो समझ आता है, यहां पर है अरब सागर। यहां पर क्या है? अरब सागर। और इधर की ओर जाते हैं तो मिल जाएगी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। लेकिन सर तीसरा और भाग हमें समझ नहीं आया। अरे मेरे भाई, देखने वाले आपका ध्यान किधर है? नीचे हिंद महासागर इधर है। यहां पर आपको करवाया तो था हिंद महासागर, है ना? कईयों को ये दिखा नहीं। ये सबसे बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा ये महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर का ही भाग है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। समझे बात को? जी सर। चलिए अब इस तटीय प्रदेश की हम बात करते हैं। तो भारत के जो तटीय राज्यों की संख्या ये हमने आपको पढ़ाई थी। कितने हैं तटीय राज्यों की संख्या? जो हो जाएगी वो 9। 9 राज्य तटीय हैं, जिसमें सर्वाधिक जो सीमा है ये भी हमने आपको लिखाया हुआ है। सर्वाधिक सीमा जो है वो गुजरात की लगती है। गुजरात की लगती है। और न्यूनतम जो सीमा है, न्यूनतम जो सीमा है वह किसकी लगती है? न्यूनतम जो सीमा है वो लगेगी मेरे भाई गोवा की। इसकी लगेगी मेरे भाई सीमा? गोवा की। ठीक है, देखो ये जो क्षेत्र है वो कैसे फैला हुआ है? ये यहां पश्चिम में बात करें तो गुजरात से लेकर यहां नीचे है कन्याकुमारी। यहां नीचे क्या मिलता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, यानी गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और कन्याकुमारी से यहां पश्चिम बंगाल में एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा नदी। तो यहां गंगा नदी के मुहाने तक इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो गुजरात से कहां तक? कन्याकुमारी। और इस कन्याकुमारी से लेके गंगा नदी के मुहानी तक इसका जो है आपको विस्तार देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब आपको बताता हूं मैं, गुजरात से कन्याकुमारी दूरी ज्यादा है इनके बीच में। लगभग कितनी? 1600 किलोमीटर की दूरी जो है मेरे भाई देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं कन्याकुमारी से गंगा नदी तक, यहाँ की ये जो दूरी है वो आपको लगभग 1300 किलोमीटर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये इस क्षेत्र की बात करें तो इतना फैला हुआ है ये। अब देखो कहाँ गया इंडिया का नक्शा? ये रहा। ये रहा इंडिया का मैप। इंडिया का नक्शा जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल गया है। जी सर, इंडिया का जो मैप है, इंडिया का जो नक्शा है वो आपने दिखा दिया। देख लिया आपने? जी सर। अब मैं आपको यहां पर ये समझाने वाला हूं, ये समझाने जा रहा हूं। यहां पर जो है एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। तो इसकी सीमा भी यहां लगती है। गुजरात के नीचे अगर हम बात करते हैं तो एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। ये भी तटीय राज्य है। और यहां पर ये जो छोटा सा राज्य आपको मिल रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा? गोवा। तो इसकी सीमा भी लग रही है। यहां पर एक राज्य जिसका नाम क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसकी सीमा भी लग रही है। और ये करेले की तरह यहाँ जो राज्य है उसका नाम हो जाएगा केरल। तो ये 5 राज्यों की जो सीमा है वो यहाँ लग रही है। और इधर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक राज्य जिसका नाम क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर एक राज्य जिसका नाम मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर जो एक राज्य है वो देखने को मिलेगा जिसका नाम हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर एक राज्य है जिसका नाम हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यह राज्य जो है तटीय राज्य है। तटीय सीमा बनाने वाले जो राज्य है वो देखने को मिलते हैं। सुनना मेरे भाई ध्यान से बात को, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से बात को सुनना।
मैं आपको यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि गुजरात से केरल यानी ये तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक आपने जो इसकी लंबाई बताई वो 1600 किलोमीटर। गुरुजी ये ज़्यादा थोड़ी है, ज़्यादा बड़ा तो हमें ये लग रहा है। आप ऐसे देखने में मत देखो, ये जो इसकी तार है ना, ये जो तार है, लंबाई तो लंबाई के हिसाब से देखेंगे, जब इसको खींचकर सीधा करेंगे ना तो यहाँ पर लंबाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए हम पढ़ते हैं कि गुजरात की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा जो है समुद्री सीमा लगती है इस राज्य की, गुजरात की। अब यहाँ आपको ये लग रहा होगा कि आंध्र प्रदेश की सीमा देखो कितनी ज़्यादा लग रही है, लेकिन भाई उतनी नहीं लग रही। वो तार है ना, उसको पूरा खोलोगे, वो टेढ़ा मेढ़ा है, तब आपको ऐसे लग रहा है कि छोटा है, लेकिन उसको हम पूरा मापेंगे ना खोल कर तो वो बड़ा हो जाएगा। ये स्प्रिंग की तरह है। अब ये एक ये तार है, एक ये तार है, तो बड़ी कौन सी है? ये है, क्योंकि जब इसको आप इस कोने को पकड़ के इस कोने को खींचोगे ना तो यह क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो वही बात है, वही बात है। ठीक है, तो ये राज्य जो है तटीय सीमा बनाने वाले राज्य है। अब सुनो, ये जो सीमा है इधर की दिशा हम बोलेंगे पश्चिमी तटीय प्रदेश, तो इसका नाम हमने दे दिया इधर वाले को पश्चिमी तटीय प्रदेश। इधर वाले को जो हमने नाम दिया वो दिया पूर्वी तटीय प्रदेश। इधर वाले ये पूर्व दिशा होगी तो पूर्व तटीय प्रदेश। तो इस तटीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तटीय प्रदेश को हम दो भागों में यहां पर विभाजित करेंगे। सुनना मेरे भाई बात को ध्यान से। ये जो आपको तटीय प्रदेश देखने को मिल रहा है, यहां पर ये जो तटीय प्रदेश देखने को मिल रहा है, इसको कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। तटीय प्रदेश को हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। यहां पर मैंने दो भाग बना दिए हैं, वेरी सिंपल है। और एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है, ध्यान से समझना है। गुरुजी आप तो बस हमें ऐसी ट्रिक बता दो जिससे खोपड़ी में ये चीजें सेट हो जाए, तो फिर आप कंपैरिजन में पढ़ो, फिर आप जो है इस चीज को कंपैरिजन में पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे। यहां लिख दिया पश्चिमी तटीय प्रदेश। क्या लिख दिया मैंने? पश्चिमी तटीय प्रदेश। उसके बाद इधर मैं लिख दे रहा हूं पूर्वी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश, यहां पर मैंने ये भाग लिख दिया। अब ये जो दो भाग लिखे हैं, अब इनको हम पढ़ते हैं। अब इनको पढ़ते हैं। देखो वेरी वेरी सिंपल भाषा है बिल्कुल अपनी तो, और उसी सिंपल भाषा में मैं आपको यहां सिखाने की ताकत रखता हूं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा दूंगा, आप कहोगे वाह लो गुरुजी तो यो अब बात बोलोगा थे। ठीक है चलो, हाँ अब सुनिएगा। ये जो भाग है पश्चिमी तटीय प्रदेश, इसकी अगर बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो आपको कहां देखने को मिलता है? तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात से कन्याकुमारी, गुजरात से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी जो है वो कहां पर है? तमिलनाडु में। यहां पर ये गुजरात से कन्याकुमारी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी देखने को मिलती है? 1600 किलोमीटर। कितनी देखने को मिलती है? 1600 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, ये तो बात होगी विस्तार की। ये जो भाग है इसकी चौड़ाई अधिक है। इस भाग की जो चौड़ाई है वो क्या है? अधिक है। किसके कंपैरिजन में? उसके कंपैरिजन में। इस भाग की जो चौड़ाई है वो क्या देखने को मिलती है? अधिक। अब उधर आओ आप, देखो इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहां खत्म हुआ? कन्याकुमारी। तो वहां से इसका विस्तार शुरू हो जाएगा कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी की बात करें, कन्याकुमारी से गंगा नदी का मुहाना, गंगा नदी का ये जो मुहाना है, गंगा नदी का जो मुहाना है वो बनेगा पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो मुहाना बनेगा। क्योंकि इधर में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो तटीय प्रदेश समाप्त हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर हो रहा है। तो तटीय प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। फिर बात करें, इस भाग की चौड़ाई अधिक है, लेकिन इस भाग की जो है वो आपको नहीं, इसकी चौड़ाई अधिक नहीं है, इसकी चौड़ाई कम, इसकी ऊंचाई अधिक है। यहां चौड़ाई नहीं है, यहां पर लिखोगे आप ऊंचाई। इस भाग की जो है वो ऊंचाई अधिक है। इस भाग की जो ऊंचाई है वो क्या देखने को मिलती है? अधिक देखने को मिलती है। ऊंचाई जो है वो अधिक है, जबकि इस भाग की ऊंचाई जो है वो कम है। ऊंचाई जो है वो निम्न है या कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, जब आप ये जो क्षेत्र है वो पढ़ते हो है ना, तो यहां पर आप देखते हो कि यहां विभिन्न पहाड़ियां पाई जाती है। तो पहाड़ी वाले जो इलाके होते हैं वो ऊंचे होते हैं।
इस बेल्ट में क्या नदियां बहती है इधर वाले भाग में, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो नदियां क्या है, अपनी काप बिछाती है, नदियां अपनी काप छोड़ती है, और नदियां अपनी काप छोड़ेगी तो वहां पर क्या बनेंगे, मैदान। क्या बनेंगे मेरे भाई, वहां आपको देखने को मिलेंगे मैदान। यहां पर जो है मैदानों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात। वेरी वेरी सिंपल बात लिखी है हमने यहाँ पर, वेरी वेरी सिंपल बात जो है हमने यहाँ पर लिखी है। एक बार फिर आप याद करना कि इस भाग की ऊंचाई ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर्वत हैं और उधर नदियां बहती हैं, तो उस भाग की ऊंचाई कम है, लेकिन इस भाग की चौड़ाई आपको ज्यादा मिलेगी। इस भाग की जो चौड़ाई है वो क्या है, ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इस भाग की ऊंचाई अधिक है, तो औसतन ऊंचाई यहां पर कितनी देखने को मिलती है, तो औसत ऊंचाई जो है वो यहां 1200 मीटर आपको देखने को मिलती है। यानी ऐसे पर्वत बहुत मिलेंगे जो 1200 मीटर ऊंचाई के होंगे, और यहां पर जो औसत ऊंचाई है, यहां पर औसत ऊंचाई जो है वो 615 मीटर। यहां औसत ऊंचाई जो है वो 615, यानी यहां पर अधिकतर जो पर्वत मिलेंगे वो किस ऊंचाई के मिलेंगे, 615 मीटर ऊंचाई के, यानी 600 के आसपास पर्वत ज्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब ऊंचाई जो है दुगनी है। देखो वहां 600 तो यहाँ 1200, दुगनी ऊंचाई के पर्वत मिलते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश। याद रखना, इस भाग की ऊंचाई ज्यादा है, उसकी ऊंचाई कम है। फिर बात करते हैं ऊंचाई के बाद चौड़ाई की। ऊंचाई के बाद अगर हम बात करें चौड़ाई की, तो इस भाग की जो चौड़ाई है, इस भाग की चौड़ाई कम है, इस भाग की चौड़ाई जो है वो कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर्वत ज्यादा है, नदियां कम है, तो नदियां जो है वही मैदान बनाती हैं, पर्वत मैदान नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई जो है, चौड़ाई यानी मैदान यहाँ पर कम पाए जाते हैं, मैदान नहीं पाए जाते इतने। ठीक है, तो चौड़ाई यहाँ की कम है, तो चौड़ाई ज्यादा यहाँ की होगी क्योंकि यहाँ नदियों वाला बेल्ट है। अरे समझ में आई क्या बात, यहाँ पर चौड़ाई जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, अधिक है। अब ये दोनों देखो उल्टा ऊपर नीचे है, बस आप इसे पर्वत और नदियों के उदाहरण से समझ सकते हो, जरूरत ही नहीं है। ये वाला जो भाग है पश्चिम वाला, यहाँ पर्वत ज्यादा है, पर्वत जहां होंगे वहां ऊंचाई अधिक होगी, इसके विपरीत ऊंचाई कम है। यहां पर चौड़ाई कम है, यह नदियों वाला है, तो यहां चौड़ाई क्या होगी, अधिक होगी। यहां पर चौड़ाई जो है वो क्या देखने को मिलेगी, अधिक। अब जैसे देखो, ये भाग जो है वो इसका हो गया उत्तरी भाग। कौन सा भाग, उत्तरी। ये जो भाग हो गया वो हो गया दक्षिणी भाग, हो गया ना। सेम ऐसे ही यहां बना दो, ये इसका उत्तरी भाग हो गया और ये दक्षिणी। अब इसमें भी चौड़ाई का अंतर देखने को मिलता है। अब आपको मैं चौड़ाई यहां कंपैरिजन में बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो आपको उत्तर की चौड़ाई अलग याद रखनी है, यानी उत्तरी भाग में ज्यादा चौड़ाई है या दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में चौड़ाई ज्यादा है या दक्षिणी भाग में। अब तुक्का मार के बताओ, इसमें उत्तरी भाग में चौड़ाई ज्यादा है या दक्षिणी भाग में चौड़ाई ज्यादा है। एक बार तुक्का मार के बताओ कि ज्यादा तटीय प्रदेश जो है वो चौड़ा कहां से है, उत्तर वाला हिस्सा चौड़ा ज्यादा है या दक्षिण वाला, ये बताओ। हाँ, तो देखो यहां पर बड़ी बड़ी नदियां बहती है उत्तर में, गंगा नदी, गोदावरी नदी। तो नदी जहां बहेगी बड़ी, वो क्या है, मैदान बड़ा बनाएगी। तो उत्तर में जो है इसका भाग आपको चौड़ा अधिक मिलेगा, यानी लगभग 190 190 किलोमीटर तक ये चौड़ा भाग आपको देखने को मिल जाता है। 190 किलोमीटर तक चौड़ा भाग देखने को मिल जाता है, जबकि दक्षिण में यह भाग जो है वो 75 किलोमीटर ही चौड़ा है। इसका मतलब अब ये प्रश्न बन सकता है, ये मैंने कोई ऐसे नोट्स बढ़ाने के लिए नहीं लिखाया मेरे भाई, यहां आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, किस भाग की चौड़ाई अधिक है, तो आप बता दोगे पूर्वी। ये सभी विद्यार्थियों को पता होगी बात, पूर्वी तटीय प्रदेश की चौड़ाई अधिक है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ लिया, बताइए इसका पूर्वी तटीय प्रदेश का उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है या दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है, लगभग 190 किलोमीटर चौड़ा, और दक्षिणी भाग कम है, कितना, 75 किलोमीटर। समझ में आ गई, मैंने इसके अंदर भी जाकर बता दिया कौन सा भाग ज्यादा चौड़ा है, कौन सा कम चौड़ा है। समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब सेम यहीं पर ये बात देखेंगे, इसका उत्तरी भाग ज्यादा चौड़ा है, पश्चिमी का उत्तरी भाग ज्यादा चौड़ा है, या दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी जो भाग है वो आपको अधिक चौड़ा देखने को मिलता है। बताओ, तो उत्तरी भाग इसका जो है वो कम चौड़ा है, जबकि दक्षिणी भाग यहाँ ज्यादा चौड़ा है, क्योंकि दक्षिण में आपको ज्यादा नदियां यहाँ देखने को मिलती है ना, पश्चिमी तट में। तो उत्तरी भाग की बात करें तो 50 किलोमीटर, उत्तरी भाग औसतन 50 किलोमीटर देखने को मिलेगा, और दक्षिणी भाग में 65 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक के चौड़े मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो याद रखना, पश्चिमी तटीय प्रदेश का दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है, दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्वी तटीय प्रदेश का उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है। इसको स्क्रीनशॉट मार लो अच्छी तरह से मेरे भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा।
वेरी सिंपल बात मैंने आपको लिखाई है, आगे हम और भी इसको अच्छी तरह से जानेंगे। इतनी बात लिख ली सभी ने? चलिए, इतनी बात अगर आपने लिख ली, आपके समझ में आ गई, तो फिर आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा मेरे भाई कि ये जो पश्चिमी भाग, अब इधर ही कंटिन्यू लिखते चलना, यहां की जो नदियां हैं वो बनाएगी ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख, नद ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख बोल दो, या कई बार आपने नाम सुना होगा सर एस्चुरी क्या होती है। यहां की नदियां जो है वो तटीय प्रदेश की जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण जो है वो करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ज्वार नदमुख बनाने वाली सेकंड ग्रेड में नदियां पूछी जाती है, तो याद रखना सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाएगी वो नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। और इसके बाद दूसरी जो है वो नदी हो जाएगी तापी, बोल दो तापी नदी बोल दो मेरे भाई, या आप इसे ताप्ती नदी के नाम से भी बोल सकते हो। ताप्ती नदी के नाम से भी इसे आप पुकार सकते हो। पुकार दोगे? जी सर। ताप्ती और तापी नदी नहीं, जबकि यहां ज्वारी नदी की बात है, या जो भी वह नदी जो अरब सागर की ओर जल लेकर जाती है। इधर की ओर जाने वाली जो नदियां हैं, इधर की ओर तटीय प्रदेश से होकर गुजरने वाली जो नदियां हैं, वो किसका निर्माण करेगी? ज्वार नद मुख का निर्माण करेगी। अब सर आप ये बताओ कि ज्वार नद मुख क्या होता है? बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। देखिए, मैं आपको यहां पर एक चित्र दिखाता हूं फोन में, स्क्रीन पे तो अब शायद नहीं दिखा पाऊंगा। फोन में मेरे पास वो चित्र पड़ा है। क्या गुरुजी तुम, आपके फोन में ये ऐसी चीजें रहती हैं क्या? तो भाई जियोग्राफी का मास्टर हूं, यही चीजें जो है ज्यादा देखने को। आपको यहां पर एक नदी का चित्र दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? दिख गया? अब आपको यहां पर ये बात दिख रही होगी कि ये जो नदी है, ये जो नदी है, यहां से ये नदी निकल कर आई, और नदी निकल कर आकर सीधा पानी जो है वो सागर में डाल दिया। इसे तो बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है, अब आपको मैं एक पिक और दिखाता हूं। यहां पर देखिए आप, यहां पर आप क्या देखोगे कि यहां पर ये नदी पीछे आई, और यहां पर अनेक धाराओं में ये नदी बह रही है। ये देखो, दिख रहा है ना? अनेक धाराओं में ये जो नदी बहकर सागर में जल डाल रही है, उसे हम बोलते हैं डेल्टा। अब मैं इसको समझाता हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। अब इसको मैं समझाता हूं यहां पर एस्चुरी क्या होती है। मान के चलिएगा ये कोई नदी बह रही है, मान के चलो मेरे भाई यहां पर ये कोई नदी बहती हुई आ रही है, आ रही है, और यहां पर पूरा, यहां पर पूरे जो है वो पानी का इलाका आपको देखने को मिला। यानी ये कोई सागर है या कोई महासागर है। सागर क्या होती है? छोटे जल राशि के जो स्रोत होते हैं उन्हें सागर बोलते हैं, बड़ी जल राशि के जो स्रोत होते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। अब ये नदी आई, अब ये जो नदी है वो आई, नदी जो है वो आई, और नदी आते ही, ये नदी आते ही अपना जल लेकर सीधा का सीधा जो है वो डाल दिया कहां पर? इस सागर में। सीधा इस नदी ने अपना पानी जो है वो इस सागर में मिला दिया। सीधा पानी जो है सागर में, सीधा क्यों मिला? इसके पीछे एक रीजन था, क्यों बताऊं? क्योंकि यहां पर होते हैं पर्वत, तो पर्वतों में जब नदियां बहती हैं घाटियां बनाकर, तो उनकी गति बहुत तेज होती है। गति जब तीव्र होगी तो वो सीधा पानी ले जाकर महासागर में डाल देंगी। तो इस भाग को बोलते हैं ज्वार नदमुख, इसे बोलते हैं एस्चुरी। जब नदी अपना जल सीधा महासागर में गिरा देती है उसे बोलते हैं एस्चुरी। अब इसके कंपैरिजन में, यानी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश की जो नदी है वो निर्माण करती है किसका? डेल्टा। डेल्टा का निर्माण जो है करती है, ये निर्माण करती है। तो यह जो नदियां होंगी वो किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा। अब डेल्टा कैसे बनता है? डेल्टा बनाने वाली आपको मैं नदियां बता देता हूं कौन कौन सी है। आप नाम लिख सकते हो गंगा नदी, है ना? आप नाम लिख सकते हो ब्रह्मपुत्र नदी। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा इसी नदी का मिलता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। इसके अलावा आप जो नाम लिख सकते हो गोदावरी नदी का डेल्टा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बाद आप नदी का नाम लिख सकते हो कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के बाद आप नदी लिख सकते हो कावेरी, है ना? तो ये सब नदियां जो है वो क्या बनाएंगी? डेल्टा। क्यों बनाएंगी? क्योंकि यह नदी तटीय प्रदेश से होते हुए, यानी ये आपको भारत मिलेगा, तो यह नदी इस प्रकार से होते हुए अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां क्या बनाती है? डेल्टा। क्यों? क्योंकि नदी की तीन अवस्थाएं होती है, तीन अवस्था, है ना? जो प्रौढ़ अवस्था,
जब पहाड़ों से निकलती है, बीच में युवावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था, बुढ़ी हो जाती है, तो नदी में वो वेग नहीं रहता, जो शुरू में तीव्रता होती है वो नहीं रहती। तो यहां पर जो मलबा बहाकर लेके आई थी नदी, यहां से जो इसके साथ मलबा आया था, वो मलबा आते आते यहां प्रवाह कम हुआ, तो मलबा यहां जमने लग जाएगा, मलबा जो है यहां जमने लग जाएगा। अब ये कोई महासागर है, सागर है, ठीक है। अब मलबा जमने लग जाएगा तो मलबे के आसपास ये अनेक धाराओं में ऐसे बनकर ये नदी जो है वो बहने लग जाएगी, है ना, जो मैंने उदाहरण बताया। इसी भाग को क्या बोलते हैं, इसी भाग को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है वो मैंने यहां लिख दिया। देखो, एक नदी जो है वो सीधा अपना जल लेकर सागर में डाले तो उसे तो बोलते हैं उसने एस्चुरी बना दी। उसने क्या बना दी, एस्चुरी जो है वो बना दी, एस्चुरी जो है वो बना दी, ठीक है। और एक नदी ऐसी है, एक नदी ऐसी है जो शुरू में अपने अच्छे वेग में चली, लेकिन लास्ट में आके धीरे छोटी हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई, और यहां पर मलबे का जमाव हुआ, यहां पर मलबे का जमाव हुआ, और उस मलबे ने इसको अनेक धाराओं में बांट दिया। जब ऐसे अनेक धाराएं बनाकर वो नदी अपना जल महासागर में गिराती है, तो उसी भाग को हम नाम देते हैं क्या, डेल्टा। क्या नाम देते हैं, डेल्टा। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, और अब भी ये बात जो है मैंने अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दी है। तो डेल्टा और इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया मेरे भाई। डेल्टा और ज्वार नदमुख के बारे में समझ में आ गया क्या क्या होते हैं। अब नदियों में हम आपको अच्छी तरह से ये बात नहीं बताएंगे क्योंकि यहां पर बता दी है। ओके, हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा बात ध्यान से। अब आपको जो याद रखना है, अब आपको जो याद रखना है वो याद रखने हैं। अब अपने एक एक, अब एक एक, यानी ये तो कंपैरिजन की बातें थी जो मैंने बताई आपको। अब अपने एक एक पॉइंट को पढ़कर जो है वो नोट डाउन करना शुरू कर। तो यहां पर पॉइंट नंबर हमारे सामने जो एक आएगा, एक नंबर पॉइंट आएगा, एक नंबर जो पॉइंट आएगा वो आएगा कौन सा, तटीय प्रदेश। और कौन सा तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। देखो, इसको एक उपनाम से और जानते हैं, पता है क्या, इसका जो उपनाम बनेगा वो बनेगा सह्याद्री, यानी संस्कृत में इसे सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री भी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ कौन सी भाषा में सह्याद्री बोलते हैं, तो संस्कृत में, संस्कृत भाषा में इसे क्या बोलते हैं, संस्कृत भाषा में पश्चिमी तटीय प्रदेश का नाम क्या देखने को मिलता है, सह्याद्री। क्या नाम देखने को मिलता है, सह्याद्री। ये प्रश्न याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आपको पश्चिमी, अच्छा मैं एक चीज और बता रहा हूं, इसकी ये बात तो आपको पता है कि इसका उपनाम सह्याद्री प्रदेश हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इसी के अंदर, इसी के जस्ट बाद आप क्या लिखोगे, इसके प्रमुख तट लिखोगे दोनों क्षेत्रों के। यानी ऊपर जो है वो आप ऐसी हेडिंग लगाओ, ऊपर जो आप ऐसी हेडिंग लगाओ कि पश्चिमी व पूर्वी घाट के प्रमुख तट। तट आपको पता है जल के साथ सीमा लगे। अब इनके भी अंदर तट बने हुए हैं। सर वो कौन कौन से तट हैं वो हमें आप बता दीजिए। चलिए हम मैप के माध्यम से उसको समझेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। यहां पर ये आपको गुजरात, और इस प्रकार से जो है ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। यहां पर जो सबसे पहला आपको तट देखने को मिलेगा, उस तट का नाम हो जाएगा कोंकण तट। कोंकण से पहले आप कच्छ तट को भी याद कर सकते हो, कोंकण से पहले जो है वो आप कच्छ तट को भी याद कर सकते हो जी। ठीक है, तो यहां पर जो है ये तट है, इसका नाम हो जाएगा कच्छ तट। ये कच्छ का तट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जो याद करोगे वो यहां पर याद करोगे, एक तट बना हुआ है, इसका नाम है कोंकण तट। कोंकण का तट बोल दो या कोंकण तट बोल दो। कोंकण तट के बाद अगर नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा यहां पर कन्नड़ तट। कौन सा तट मिलेगा, कन्नड़ तट। और कन्नड़ तट से आप जैसे नीचे जाते हो तो यहां पर ये जो तटीय इलाका मिलेगा, इसका नाम होगा मालाबार तट। इसे हम किस नाम से जानेंगे मेरे भाई, मालाबार तट। बहुत बढ़िया। फिर आप इस ओर जाओगे तो यहां पर आपको एक तट देखने को मिलेगा, इस तट का नाम हो जाएगा कोरोमंडल तट। कौन सा तट हो जाएगा, कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल तट जो है वो कहां देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। कोरोमंडल जो तट है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। बहुत बढ़िया। कोरोमंडल के जस्ट ऊपर जाओगे तो यहां पर एक तट देखने को मिलेगा जिसका नाम हो जाएगा चेन्नई तट। इसके ऊपर जो तट मिलेगा चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। तो यह आपको कहां मिलेगा? तमिलनाडु में। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको जो है आंध्र प्रदेश में एक तट देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे गोलकोंडा तट। ठीक है, यहां पर जो तट देखने को मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? गोलकोंडा तट। यहां पर जो तट देखने को मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? गोलकोंडा तट। तो गोलकोंडा तट। बहुत बढ़िया। उसके बाद आप तट देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा उत्कल। उत्कल तट जो है वो उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। उत्कल तट, उत्कल। और इसके ऊपर जो तट मिलेगा ऊपर में उसको हम बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। ये गंगा नदी के मुहाने के पास बनता है। उत्तरी सरकार जो तट है वो यहां देखने को मिले। तो ये इतने तट याद करो। कच्छ तट, उसके बाद कोंकण, कन्नड़, मालाबार, फिर कोरोमंडल और चेन्नई। ये दोनों कहां मिलेंगे? तमिलनाडु में। गोलकुंडा की खान भी हम पढ़ते थे कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और उत्कल तट जो है वो आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एक तरह से बीच के मध्य क्षेत्र में मिलता है, लेकिन मेन यानी दोनों की सीमा पे माना जाता है। लेकिन मुख्यतः ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। हाँ, मुख्यतः ये कहाँ का देखने को मिलता है? उड़ीसा का देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने उत्तरी सरकार। तो ये जो उत्तरी सरकार तट आपको देखने को मिलता है, उत्तरी सरकार जो तट देखने को मिलता है ये नीचे है, यहाँ नहीं है। उत्तरी सरकार यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है ना। गंगा नदी नहीं है ये, यहाँ मैंने थोड़ा गलत बना। ये यहाँ होगा। यहाँ जो तट बनेगा उसका नाम होगा उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार जो तट हो जाएगा, सरकार तट, वो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से आप। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं आपको मैं, याद करना ये। एक जो नदी है उसका नाम आपको याद रख लेना है महानदी। महानदी। ठीक है, एक जो नदी है वो आपको याद करनी है, कौन सी? महानदी। हो गई गुरुजी याद, बहुत बढ़िया। महानदी के नीचे आप एक नदी याद करोगे जिसका नाम होगा कृष्णा। जी सर, याद होगी। कृष्णा के ऊपर आप एक नदी याद करोगे जिसका नाम होगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। ये तीन नदियां समझना, इनसे एक प्रश्न क्लियर करेंगे हम। स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो तट बनेगा उसे बोलते हैं उत्कल तट। ये जो उत्कल तट है ना, ये जो तट है ये किन नदियों के बीच में बनेगा? ये उत्कल जो तट है वो कौन सी नदी के बीच में बनेगा? स्वर्ण रेखा और महानदी। महानदी और कृष्णा नदी के बीच में जो तट बनेगा उसका नाम होगा उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट बनेगा? उत्तरी सरकार। फिर से बता रहा हूं, उत्कल तट तो स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में बनता है। महानदी और कृष्णा के बीच में जो तट बनेगा वो उत्तरी सरकार। यानी इसके ऊपर तो महानदी बहती है और नीचे कृष्णा नदी। तो यह बात आपको जो है समझ लेनी है, यह बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, जैसे देखो ये स्वर्ण रेखा नदी ऊपर जल डाल देती है और नीचे महानदी। इसके बीच का जो तट है उसे तो बोलते हैं उत्कल तट। महानदी जो है और कृष्णा नदी है, इसके बीच का जो तट है उसे उत्तरी सरकार। ये जो दो तट है ये नदियों के हिसाब से भी याद करना। बाकी मैंने यहां राज्य भी आपको लिखा दिए। ठीक है, अब देखो, अब हम जो चर्चा करेंगे, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे इन तटों के बारे में। कोंकण तट की अगर बात करते हैं तो यह गुजरात से शुरू होता है और गोवा के बीच में। गुजरात से गोवा के बीच में कौन सा तट फैला हुआ है? उसका नाम है कोंकण। गोवा से बेंगलुरु, या अगर हम बात करें कर्नाटक, है ना, बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। तो वहां तक जो तट फैला है उसे बोलते हैं कन्नड़। बेंगलुरु से लेकर आगे नीचे यहां पर एक राज्य जिसका नाम है केरल। तो वहां तक जो तट फैला है उसका नाम क्या हो जाएगा? मालाबार। कौन सा तट हो जाएगा? मालाबार। मालाबार तट जो है वो हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात हमें अच्छे से जो है समझ में आ गई। अब सुनना, एक प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, उस प्रश्न को आप करके दिखाओगे क्या?
दमन व गोवा के मध्य कौन सा तट फैला हुआ है? दमन व गोवा के मध्य कौन सा तट फैला हुआ है? मध्य कौन सा तट फैला हुआ है? कौन सा तट विस्तृत है? विस्तृत है, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए में मैं यहां दे रहा हूं कोंकण तट, ये वाला। ऑप्शन बी में दे रहा हूं कच्छ तट। ऑप्शन सी में दे रहा हूं कन्नड़ तट। ऑप्शन डी में दे रहा हूं मालाबार। बताओ। चलो ये चारों क्रम से मान लो। ए आप कच्छ तट मान लो, बी आप कोंकण तट मान लो, सी कन्नड़ और डी मालाबार। क्या करोगे उत्तर? देखो आपको पता होना चाहिए दमन कहाँ है। तो दमन कहाँ है? गुजरात में। और गोवा, गुजरात और गोवा के बीच में जो तट है उसे बोलते हैं कोंकण है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा 2 नंबर पे आप इसे मान लो। तो कोंकण तट जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। राइट उत्तर, राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब सुनो। महाराष्ट्र की राजधानी क्या? मुंबई। अब गोवा के ऊपर है ना महाराष्ट्र। अरे गोवा के ऊपर ही तो महाराष्ट्र में समझाने वाली बातें लिख रहा हूं यहां। गोवा के ऊपर ही महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो मुंबई और गोवा ये एक तरह से पर्यटन दर्शन स्थल है। यहां पर लोग समुद्र को देखने जाते हैं, क्योंकि जब इन तटों पर जाते हैं तो आपको समुद्र देखने को मिलता है। तो सोच के देखो, मैं आपसे एक प्रश्न बनाकर पूछ रहा हूं कि एक पर्यटन घूमने के लिए जाता है कहां पर? यहां पश्चिमी तटीय प्रदेश में। उसे मुंबई और गोवा में घूमना है तो वह कौन से तट पर जाएगा? तो मुंबई यहां पर है, गोवा ये रहा, तो वो तट हो जाएगा कोंकण, है ना। मुंबई और गोवा पे घूमना है तो कौन से तट पे जाना होगा? मुंबई और गोवा कौन से तट पर स्थित है? मुंबई और गोवा जो है वो कौन से तट पर हो जाएगा? कोंकण तट पे। अरे इसकी बात समझ रहे हो? ये बातें समझ रहे हो? यानी गुजरात से लेकर ये गोवा तक एक अलग तट बना दिया। ये तटीय प्रदेश तो वही पूरा, अब इनकी पहचान के लिए अलग अलग नाम दिए। जैसे ये कच्छ वाला कच्छ तट हो गया, गुजरात से गोवा कोंकण तट हो गया, गोवा से बेंगलुरु तक कन्नड़ तट हो गया, बेंगलुरु से नीचे अगर हम बात करें तो यहां मिलता है मालाबार तट। कौन सा तट देखने को मिलता है मेरे भाई? मालाबार तट जो है देखने को मिलता है। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। इतनी बात आपको समझ में आ गई सभी साथियों को? बढ़िया तरीके से आ गई है भाई। चलें आगे। चलते हैं चलते हैं चलते हैं। हाँ भाई, चलें आगे। ओके, तो मैंने कोंकण तट के बारे में बताई। कन्नड़ के बारे में कोई खास इतनी विशेष बातें आपको याद नहीं करनी। अब वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा तट हमारे लिए? मालाबार तट। कौन सा तट हो जाता है? मालाबार। तो अब हम जो बात करेंगे वो कौन से तट के बारे में करेंगे, ये बाद में करवाऊंगा। ये पॉइंट आपको मैं बाद में करवाऊंगा, सह्याद्री वाला। पहले आपको ये तटों के बारे में जानकारी देता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा तट? मालाबार तट। कौन सा तट पढ़ेंगे? मालाबार तट। मालाबार। देखो मालाबार तट देखें तो दक्षिणी कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। और इसके अंदर जो है वो केरल, क्या भाग आ जाएगा? केरल का। तो ये बातें आपको यहां याद रखना है। मालाबार तट की जो है वो लेगून झील बहुत फेमस है। कौन सी झील प्रसिद्ध है यहाँ इस क्षेत्र की? यहाँ की लेगून झील जो है प्रसिद्ध है। लेगून झील जो है वो क्या है? प्रसिद्ध है। अब एक बात याद रखना, लेगून क्या होता है? लेगून झील जो है वो खारे पानी की झीलें होती हैं। कौन से पानी की झीलें होते हैं? खारे पानी की झील जो है वो होती है। जैसे चिल्का झील भी लेगून का उदाहरण है। सर लेगून झील बनती कैसी है? जैसे ये आपको भारत देखने को मिलेगा, इसके आसपास सागर महासागर है। अब कई बार क्या होता है, इन महासागरों में जल का जो है वो भाव तेज हो जाता है, जल का प्रवाह, जल स्तर बढ़ जाता है। जल स्तर बढ़ने से क्या होता है, ये जल का पानी यहाँ इस भाग पर आ जाता है, स्थलीय भाग पर। तो यहाँ जो नीचे स्थान होते हैं वहां पर आकर पानी जो है वो जमा हो जाता है। और वहां ये जो खारा पानी जमा हुआ है, समुद्रों का पानी आकर जो खड्डे में इकट्ठा हुआ है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लेगून झील। क्या बोलते हैं? लेगून झील। चिल्का झील जो है वो भी ऐसे ही बनती है, वो भी लेगून झील का उदाहरण मानी जाती है। एक तो बात याद रखोगे, यहाँ की लेगून झील जो है वो बहुत देखने को मिलती है। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर आपको और प्रसिद्ध देखने को मिलेंगे कयाल। कयाल, कयाल आपको ये नाम देखने के मिलते ही उत्तर कर देना आप सीधा केरल।
केयाल कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पकड़ने के लिए जो है केयाल का जो है यूज किया जाता है। केयाल क्या होता है? केयाल क्या है? केयाल इस प्रकार से झील ही होती है जिसके अंदर क्या पाली जाती है? मछलियां। या मछली बहुत ज्यादा होती है इनमें, यानी झील की तरह होती है केयाल। ठीक है, तो वो भी कहाँ देखने को मिलती है? केयाल भी केरल में देखने को मिलती है। हाँ, बहुत बढ़िया। केयाल, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। इसे उपनाम 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 इसका क्या है केयाल का? इसे पश्च वाटर भी कहते हैं, पश्च जल भी कहते हैं, पश्च जल भी कहा जाता है। या अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में ब्लैक वाटर की अगर हम बात करें, ब्लैक वाटर की अगर हम बात करें तो वो केयाल को ही कहते हैं। केयाल जो है झील की तरह होता है, इसे ही पश्च जल कहते हैं, इसे ही ब्लैक वाटर कहते हैं, याद रखना, है ना। पश्च का मतलब होता है पीछे का पानी, पश्च मतलब पीछे का जल, है ना। अगर अगर आगे वाला, जैसे जीभ है, जीभ का अगला हिस्सा होता है इसे पश्च बोलते हैं, और पीछे वाला सॉरी, जीभ का आगे वाला हिस्सा इसे अगर बोलते हैं, बीच में मध्य और पीछे पीछे वाला हिस्सा जीभ का, उसे बोलते हैं पश्च। पश्च पीछे का भाग होता है। ठीक है, इसे पश्च यानी पीछे, यानी ब्लैक नहीं, बेक, एम सॉरी यार, इसे बेक वाटर कहते हैं, BAC के बेक। इसे बेक वाटर के नाम से भी जानते हैं। अब आपको मालाबार की एक बढ़िया कहानी बताऊं। मालाबार में, और तीसरी बात याद रखना, इस्लाम का सर्वप्रथम आगमन यही होता है। इस्लाम का सर्वप्रथम आगमन कहां से होता है? इसी तट से होता है। आगमन हुआ था, इस्लाम का सर्वप्रथम आगमन किस तट से होता है? मालाबार। यानी इस्लाम जो धर्म आया था सबसे पहले, वो इसी तट से आया था। इस्लाम धर्म, इस्लाम का आक्रमण की बात नहीं कर रहा। इस्लाम का आक्रमण तो सबसे पहले सिंध क्षेत्र में होता है, अरबों ने किया था आक्रमण, अरबों का आक्रमण होता है, वो तो इस्लाम का आक्रमण था। मैं यहाँ धर्म की बात कर रहा हूँ। इस्लाम धर्म सबसे पहले कौन से तट से आता है? मालाबार तट से आता है, सर्वप्रथम आगमन हुआ। और यहीं पर केरल में आपको मस्जिद देखने को मिलती है, चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन जुमा मस्जिद, ये भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद में मानी जाती है। चेरामन जुमा मस्जिद जो है वो कहां पर है? केरल में। ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिद जो है वो मानी जाती है, याद रखना। उसके बाद आपको यहां पर याद रखना है कि अगर हम बात करें तो भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। तो प्रथम जो अगर हम बात करें ये पुर्तगाली आए थे, तो वह भी कौन से तट से आते हैं? मालाबार, मालाबार तट से। पुर्तगाली भी, पुर्तगाली भी सर्वप्रथम इसी तट से, इसी तट से भारत आए, से भारत आए। कब आए थे? 1498 में। और जो पर्टिकुलर व्यक्ति पूछेगी पुर्तगाली में कौन व्यक्ति आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाली था जो सबसे पहले भारत में आया था, वास्को डी गामा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ये जो है वो याद कर लेनी है। हाँ, इसके और थोड़ी बातें हैं, याद आ गई है। एक स्थान है यहां पर कुहानाडा। कुहानाडा जो स्थान है वो भी कहाँ है? केरल में। ये भारत का सबसे नीचा स्थान है, ये भारत का जो है वो निम्न स्थान माना जाता है। भारत का जो निम्न स्थान है उसका नाम क्या है? कुहानाडा। वो भी कहाँ है? केरल में। ठीक है, ये बात याद करना। कुहानाडा के बाद जो है मेरे दोस्त, आप बात याद करोगे, कुहानाडा के बाद एक यहाँ पर द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप जो है वो भी यहीं देखने को मिलता है आपको। वेलिंगटन द्वीप भी मालाबार तट में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह भी आपको देखने को मिलता है। कोची बंदरगाह जो है वो कहां पर है? केरल में। ये भी आपको देखने को मिलता है। इसी कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? कोची बंदरगाह को कहते हैं। उसके बाद आप लास्ट याद रखोगे, यहां एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाथ। वेम्बनाथ झील कहां पर देखने को मिलती है? वेम्बनाथ जो झील है वो आपको केरल में देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है? केरल में। ये जो वेम्बनाथ झील है वो केरल में है। इसे भारत की सबसे लंबी झील माना जाता है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ।
अभी तक आपने ऊंची सुनी होगी, नीची सुनी होगी, और खारी सुनी होगी, मीठी सुनी होगी, लंबी सुनी होगी, सुन लियो। भारत की सबसे लंबी झील, लंबी झील जो है, लंबी झील माना जाता है, लंबी झील जो है वो माना जाता है किसको? भारत की सबसे लंबी झील जो है वो वेम्बनाड झील। मालाबार तक तक मैंने कहानी बढ़ा दी है, कोरोमंडल की कहानी मैं कल बताऊंगा। अभी मेरी 7 बजे क्लास होनी थी, 7 हो गए हैं, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड फॉर्म में इसलिए दे रहा हूँ, आपको शुरू में मैंने बात बता दी थी। कैसे लग रहा है आपको? कमेंट आप कर रहे हो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी प्यारे साथियों को मैं ये बता दूं कि जो प्रिय साथी अभी तक इस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, इस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, तो वो इस टेस्ट सीरीज से जो है वो जुड़ जाए। सेकंड ग्रेड के लिए ये टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू की थी, है ना। ये टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू की थी। तो जो साथी अभी तक इस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, तो सेकंड ग्रेड, है ना, प्रथम प्रश्न पत्र की ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें 70 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इस फर्स्ट पेपर पूरा समेटा है हमने, 70 टॉपिक जो है, बहुत शानदार ये टास्क आधारित टेस्ट सीरीज शुरू की है। मात्र आपको ये 199 रुपए में मिल जाएगी विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर। नवीनतम अप टू डेट सारा कंटेंट रहने वाला है, नवीन ये टेस्ट सीरीज रहेगी। यह टेस्ट सीरीज जो है वो आपको विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगी। और जो साथी हमसे जो है इसके सेकंड पेपर के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक वरियर बैच जो है वो शुरू किया है, तो यह आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो द्वितीय एसएसटी वाले अभ्यर्थी हैं, एसएसटी वाले जो विद्यार्थी हैं, द्वितीय पेपर में एसएसटी से जिनको डर लगता है, उनके लिए यह जो है वो बैच इकोनॉमिक का लॉन्च किया, जिसमें 18 से 20 प्रश्न आते हैं आपके इकोनॉमिक्स के, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर। इसके साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट की है, इंडिया यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसकी क्लास होती है रात को 10 बजे। और जो साथी आज पहली बार चैनल को देखने आया है, तो मैंने भारत का भूगोल पूरा पढ़ाया है, पुरानी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहां जाकर आप क्लासेस देख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।